लॉज ऑफ मोशन का शॉर्ट नोट्स हम लोग पढ़ेंगे जो बहुत मदद करेगा न्यूमेरिकल्स बनाने में, थ्योरी को भी समझने में। तो सबसे पहले मोमेंटम के बारे में जानते हैं। तो लीनियर मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है, P = mv वेक्टर क्वांटिटी है, और मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, P = mv हो जाएगा। एसआई यूनिट क्या लिखेंगे, तो मास का केजी और वेलोसिटी का मीटर पर सेकेंड, ये सब हम लोग जानते हैं पहले से। अब इसका डायमेंशन भी जान लो। तो डायमेंशन पढ़ा हुआ होगा, इसके पहले पढ़े हैं हम लोग। मास का m, वेलोसिटी का LT-1। अब इसका ग्राफ सबसे पहले बनाते हैं। ग्राफ तो कितना ग्राफ होगा, तो ग्राफ होगा 1 2 3, P = mv। इफ P इज कांस्टेंट, पहला ग्राफ पढ़ रहे, इफ P इज कांस्टेंट, ये कांस्टेंट हो तो देयरफॉर क्या हो गया, mv = a कांस्टेंट, और m इनवर्सली प्रोपोर्शनल v, m और v एक दूसरे का उल्टा हो गया। तो ग्राफ बनाएंगे तो मास और वेलोसिटी, मास बढ़ेगा तो वेलोसिटी घटेगा, और मास घटेगा तो वेलोसिटी बढ़ेगा, एक दूसरे का उल्टा हो गया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। कांस्टेंट क्या रखे, P इज कांस्टेंट रखे, तो m और v एक दूसरे का उल्टा हो गया, ऐसे समझना है। मोमेंटम कांस्टेंट हो तो मास बढ़ेगा तो वेलोसिटी घटेगा, मतलब हैवियर होगा तो वेलोसिटी कम होगा, लाइटर पार्टिकल होगा तो वेलोसिटी ज्यादा होगा। जैसे एग्जांपल, एक कार है और एक साइकिल है, मोमेंटम कांस्टेंट है, तो कार का मास ज्यादा होगा इसलिए वेलोसिटी कम होगा, साइकिल का मास कम होगा वेलोसिटी ज्यादा होगा। केस 2 देखते हैं। केस 2 में P = mv था, तो ग्राफ किसके बीच खींचते हैं, ग्राफ बिटवीन P एंड V। इफ m इज कांस्टेंट, मास को कांस्टेंट रखते हैं, तो बताओ P = क्या हो गया, mv। m कांस्टेंट होगा तो P प्रोपोर्शनल टू V। सो ग्राफ दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, वेलोसिटी बढ़ेगा तो मोमेंटम बढ़ेगा, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। थर्ड ग्राफ खींच रहे हैं, इसका हो गया कि एरोप्लेन का स्पीड ज्यादा है तो मोमेंटम ज्यादा होगा। अब क्या हो गया, 3 ग्राफ P = mv, P कांस्टेंट कर दिए, m कांस्टेंट कर दिए। अब इसमें लिखते हैं ग्राफ बिटवीन P एंड m, P और m के बीच। इफ V इज कांस्टेंट, V को कांस्टेंट कर दो तो क्या हो जाएगा, V को कांस्टेंट कर दिए तो P और m के बीच ग्राफ क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, क्योंकि P = mv, तो P प्रोपोर्शनल टू m, क्योंकि V कांस्टेंट है तो मास बढ़ेगा तो मोमेंटम बढ़ेगा। जैसे ट्रेन का मास बहुत ज्यादा है तो मोमेंटम बहुत ज्यादा होगा। छोटा छोटा इसमें पहले हम लोग ये देखते हैं, चेंज इन मोमेंटम निकालो। जैसे फाइंड द चेंज इन मोमेंटम निकालो, फॉर 1 मार्क का क्वेश्चन जैसे दिए, इम्पोर्टेंट है, एनसीईआरटी में सोल्व हुआ मिलेगा। तो ये बॉल ले लेते हैं जिसका मास m है, ये भी वेलोसिटी से चलता है और ये आकर यहाँ कोलिजन करता है, कोलिजन के बाद सेम वेलोसिटी से लौट जाता है। तो चेंज इन मोमेंटम कितना होगा, क्वेश्चन फिर से, चेंज इन मोमेंटम कितना होगा, फाइंड द चेंज इन मोमेंटम। एक बॉल है जिसका मास m है, ये v से चलता है, कोलिजन करने के बाद सेम वेलोसिटी से लौट आता है, तो इनिशियल मोमेंटम कितना हो जाएगा, इनिशियल मोमेंटम हो गया m × v, क्लियर। फाइनल मोमेंटम कितना हो जाएगा, तो ये डायरेक्शन उल्टा हो गया, वेक्टर क्वांटिटी है इसलिए माइनस दे देना। तो चेंज इन मोमेंटम फाइनल माइनस इनिशियल,
फाइनल हो गया माइनस एम भी, इनिशियल हो गया एम भी, तो -2 MV हो गया, 0 नहीं कर देना, 2 MV फाइनल हो गया। ठीक सेम एक और रिपीट करो इसी पर। इंक्लाइंड से चेंज इन मोमेंटम ही निकालना है, चेंज इन मोमेंटम ही निकालो, फाइंड चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम ही निकालो, चेंज इन मोमेंटम। ये एक दीवार है, ये हॉरिजॉन्टल है, ये वर्टिकल है। एक बॉल आता है जिसका मास m है, ये v वेलोसिटी से आया, एंगल 45 से आया, और ये सेम वेलोसिटी से लौट गया। ये बॉल सेम वेलोसिटी से लौट गया, सेम एंगल से। तो फाइंड द चेंज इन मोमेंटम। तो बताओ दीवार में जो लगा वह तो अनइफेक्टेड हो जाएगा, कोई इफेक्ट दीवार को नहीं पड़ेगा। तो भी का कई हिस्सा होगा, भी को रिजोल्व करो, मैथ्स के अनुसार सोल्व करो। भी का 2 कंपोनेंट हुआ, आप लोग जानता है ये भी का एक कंपोनेंट बेस के लिए कॉस थीटा, भी कॉस थीटा, थीटा 45 रखेंगे। यहाँ पर पेंकुलर कंपोनेंट भी साइन थीटा दीवार में चला गया, जरूरत नहीं पड़ा इसका। तो आने का पहले निकालते हैं इनिशियल मोमेंटम, मेथड सेम जो अभी अभी इसके पहले देखे। इनिशियल मोमेंटम हम लोग एक न्यूमेरिकल, फिर लॉज ऑफ मोशन का HC वर्मा से एक करके न्यूमेरिकल्स देखेंगे। पहले शॉर्ट नोट्स देख लो जो बहुत यूजफुल होगा आपके लिए। तो इनिशियल मोमेंटम कितना हो गया, मास और वेलोसिटी v cos थीटा, थीटा के जगह पर 45 रख देंगे। अब ये इसका कंपोनेंट ये लौटा, तो इसका भी कंपोनेंट यहाँ क्या हो जाएगा, तो ये आने वाला था, ये जाने वाला देख लो v cos थीटा, इधर हो गया v sin थीटा। सो भी का 2 कंपोनेंट, v cos थीटा, v sin थीटा, बेस के लिए cos हो गया। तो फाइनल मोमेंटम ये एक दो दीवार में चला गया, एडजस्ट हो गया। फाइनल मोमेंटम यहाँ डायरेक्शन बदल गया, mv cos थीटा। सो चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम। देखो चेंज इन मोमेंटम हम बोले, डिफरेंस इन मोमेंटम, सिंबल भी सीखना है। चेंज इन मोमेंटम डेल्टा पी, तुम्हारे पास दोनों ऑप्शन है, फाइनल माइनस इनिशियल, इनिशियल माइनस फाइनल। चेंज इन मोमेंटम में दोनों ले सकते हैं। जैसे अब ये थोड़ा सा उल्टा कर देते हैं, इनिशियल माइनस फाइनल, इनिशियल mv cos थीटा माइनस फाइनल मोमेंटम mv cos थीटा। सो कितना हो गया, कितना हो गया, माइनस माइनस प्लस। सो चेंज इन मोमेंटम डेल्टा पी इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस माइनस प्लस 2 mv cos थीटा हो गया। 2 mv cos 45 था, cos 45 का वैल्यू 1/√2 होता है, 1/√2, √2 से कटा देंगे, √2 mv हो गया, निकल जाएगा, आंसर हो गया √2 mv। इस तरह से बनाना है। अब क्या निकालना है, चलो एक और थोड़ा सा छोटा सा बना लो। हम लोग मोमेंटम का बहुत यूज करेंगे आगे चल के, 12 क्लास में यूज करते हैं, इसलिए बेस को मजबूत करना है। थोड़ा देखो तो एक क्वेश्चन और देते हैं जो सब आप लोग बना सकते हो। एक पार्टिकल है जिसका मास m है, ए पार्टिकल ऑफ मास m मूविंग विथ वेलोसिटी v है। एक पार्टिकल है जिसका मास m है, वेलोसिटी v है। तो इनिशियल मोमेंटम कितना हो जाएगा, p इज इक्वल टू mv हो गया। अब क्वेश्चन देख लो, इफ मास डबल कर दे, वेलोसिटी को भी डबल कर दे, क्वेश्चन समझ रहे हो, मास को क्या कर दिए, मास को डबल कर देते हैं, देख लो, एंड वेलोसिटी को भी डबल कर देते हैं। तो फाइंड परसेंटेज चेंज इन मोमेंटम, परसेंटेज चेंज इन मोमेंटम बना लोगे, अरे सबसे बन जाएगा, बन जाएगा। फिर से देखो, इनिशियल मोमेंटम mv है, मतलब कोई ए पार्टिकल ऑफ मास m इज मूविंग विथ वेलोसिटी v। इफ द मास ऑफ द पार्टिकल इज ट्वाइस, दुगना हो गया, डबल हो गया 2m, वेलोसिटी को भी डबल कर देंगे, तो कितना परसेंटेज चेंज इन मोमेंटम आया। क्या करेंगे, परसेंटेज चेंज इन मोमेंटम कैसे निकालोगे, देख लो आंसर। इनिशियल मोमेंटम लिखो, इनिशियल मोमेंटम mv हो गया, फाइनल मोमेंटम मास को डबल कर दिए, वेलोसिटी को भी डबल कर दिए, तो फाइनल मोमेंटम हो गया 4 mv।
So change in momentum. Change in momentum. Change in momentum. Change in momentum डेल्टा पी कितना हो जाएगा? फाइनल माइनस इनिशियल 4mv माइनस mv 3mv. So therefore percentage change in momentum. परसेंटेज चेंज इन मोमेंटम क्या हो जाएगा? चेंज इन मोमेंटम बाई इनिशियल मोमेंटम इनटू 100. फिर से देख लो, चेंज इन मोमेंटम 3mv, इनिशियल मोमेंटम mv इनटू 100. सो mm कट गया, 300% हो गया एंड सो ऑन. इस तरह से ढेर सारा हम लोग न्यूमेरिकल्स देखेंगे आगे एससी वर्मा में एक एक करके. अभी टॉपिक अभी इम्पोर्टेंट थ्योरी जो रिवीजन सबको कर लेना है, पहले थ्योरी स्ट्रॉन्ग कर लेना है. अब थोड़ा सा इंट्रोडक्शन फर्स्ट लॉ का, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ हम लोग देखते हैं. न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन. फर्स्ट लॉ हम लोग पढ़ रहे हैं. फर्स्ट लॉ तो क्या है? फर्स्ट लॉ, कोई पार्टिकल रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहता है और मोशन में है तो मोशन में रहना चाहता है, जब तक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं कर दो. जब तक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं कर दो. क्या बोले? इन द अब्सेंस ऑफ द फोर्स ना रहे. इन द अब्सेंस ऑफ द फोर्स, इन द अब्सेंस ऑफ द फोर्स क्या हो जाएगा? बॉडीज आर इन रेस्ट और इन यूनिफॉर्म मोशन. फोर्स ना लगाओगे तो बॉडी या तो रेस्ट में रहेगा और या यूनिफॉर्म मोशन में रहेगा. कब तक? जब तक अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं कर दो. अनबैलेंस तब तक रहेगा जब तक, जैसे ये मास m है या 2 kg है, इस पर हम 10 न्यूटन लगावे, इधर भी 10 न्यूटन लगावे, ये एक्सटर्नल फोर्स क्या हुआ? बैलेंस हो गया, इफेक्ट 0 हो गया. तो जब तक अनबैलेंस्ड का मतलब समझो, यहाँ 5 न्यूटन दे देंगे, ये अनबैलेंस्ड हो गया, अब ये चलने लगा. तो जब तक अनबैलेंस्ड फोर्स ना दोगे तब तक कोई भी बॉडीज रेस्ट में रहेगा या यूनिफॉर्म मोशन में रहेगा. मैथमेटिकली समझो जरा, जैसे F इक्वल टू m में, तो यहाँ क्या बोले? इन द अब्सेंस ऑफ फोर्स ना रहे तो सिंस F इक्वल टू 0, F 0 हो गया, सो m में 0 हो गया. अब बताओ, m तो 0 हो नहीं सकता है. जैसे साइकिल है, साइकिल रेस्ट में है तो भी मास 0 नहीं है, तो देयरफॉर a 0 हो गया. एक्सीलरेशन 0 का मतलब आसानी से समझोगे कि रेस्ट में रहेगा तो एक्सीलरेशन 0 है. लेकिन मैथ्स भी तो जानते हो, v इक्वल टू u प्लस at हर कोई जानते हो. v माइनस u इक्वल टू a, तो a इक्वल टू कितना हो जाएगा? यहाँ लिख दो सिंस, और a इक्वल टू देख लो यहाँ क्या हो जाएगा? v माइनस u बाई टी हो गया. v माइनस u बाई टी इक्वल टू 0 क्या हो जाएगा? इसके बाद 0 है तो v माइनस u इक्वल टू 0, तो v इक्वल टू u, दैट इज यूनिफॉर्म मोशन. बताओ क्या हुआ? स्टेटमेंट देखो, F 0 रहे मतलब फोर्स ना लगाओ तो या तो एक्सेलरेशन 0 मतलब या तो पार्टिकल रेस्ट में रहेगा या यूनिफॉर्म मोशन में रहेगा. अब इससे क्या तो रिजल्ट हुआ, क्या कंसिक्वेंस हुआ, क्या इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है? तो आसानी से कह सकते हो, डिफिनेशन ऑफ फोर्स इसके मदद से मिला. इसके मदद से इनर्शिया ऑफ रेस्ट मतलब रेस्ट का मतलब कोई भी पार्टिकल रेस्ट वाला रेस्ट में ही रहना चाहेगा और मोशन वाला मोशन में ही रहना चाहेगा. इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन भी. बताओ, इनर्शिया ऑफ रेस्ट का मतलब सब लोग समझते हो. जैसे बस सडनली खुल जाए, अचानक स्टार्ट कर ले तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट के कारण पीछे बैकवर्ड डायरेक्शन में आ जाएगा, और इनर्शिया ऑफ मोशन के कारण बस मोशन में है, ब्रेक लगा दे तो हम लोग आगे की ओर चले जाते हैं.
इसमें फिर से देखो, इनर्शिया ऑफ रेस्ट के कारण बस सडनली स्टार्ट हो जाए तो हम लोग पीछे की ओर आ जाएंगे, अचानक स्टार्ट करें बैकवर्ड डायरेक्शन में आ जाएंगे, और मोशन में है बस सडनली ब्रेक लगा दे तो आगे की ओर चले जाएंगे। इनर्शिया ये हो गया। अब लो जाओ सेकेंड लॉ के बारे में थोड़ा पढ़ो। सेकेंड लॉ तो क्या होता है सेकेंड लॉ? तो ज्यादा फोर्स तो ज्यादा मोमेंटम, जैसे किसी पार्टिकल को ज्यादा फोर्स से फेंकोगे तो ज्यादा मोमेंटम होगा। मतलब क्या हुआ? रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम directly proportional to the applied force, and takes place in the direction of force. जिधर फेंकोगे ऑब्जेक्ट उधर ही जाएगा, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। हम जिधर फेंकेंगे ऑब्जेक्ट उधर ही जाएगा, पार्टिकल उधर ही जाएगा। तो ये क्या लिखे बताओ? देखो, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, तो दैट इज क्या हो जाएगा? रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम को मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे? देखो, ये हो गया कैलकुलस में ये लिखने का मेथड हो गया। रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स। प्रोपोर्शनल कांस्टेंट कितना ले लेंगे? 1 ले लेंगे। प्रोपोर्शनल कांस्टेंट 1 ले लिए, इक्वल कर दिए। बताओ P इक्वल टू क्या होगा? mv। तो यहाँ dy/dt, P इक्वल टू mv। m कांस्टेंट करते हैं, दोनों पढ़ना है, मास को कांस्टेंट भी, वेलोसिटी को भी कांस्टेंट कर सकते हैं। तो मास को कांस्टेंट करेंगे तो अभी हो गया मास वेरी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। इसका एग्जांपल हुआ रॉकेट प्रोपल्सन हमारे सिलेबस में। तो इफ m इज कांस्टेंट तो dv/dt पहले से जानते हो। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। a इज इक्वल टू वेलोसिटी बाई टाइम, कैलकुलस में dv/dt, ये एक्सेलरेशन हो गया। तो f इज इक्वल टू m में निकल गया, f इज इक्वल टू m में हम लोग निकाल लिए। ये मेजरमेंट ऑफ फोर्स हो गया, ये मेजरमेंट ऑफ फोर्स। इसका रिजल्ट क्या हुआ? रिजल्ट हुआ मेजरमेंट ऑफ फोर्स। मेजरमेंट ऑफ फोर्स हमको मिला, फोर्स इज इक्वल टू m में हो गया। हम लोग थ्योरी हल्का हल्का शॉर्ट नोट्स पढ़ रहे हैं, जो एग्जाम में, थ्योरी के एग्जाम में इंपॉर्टेंट हो जाएगा, स्कूल के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो गया। इसका यूज करेंगे तो न्यूमेरिकल्स बनेगा। तो f इज इक्वल टू m मेजरमेंट ऑफ फोर्स हो गया रिजल्ट इसका, सेकेंड लॉ का। सेकेंड लॉ का रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम बोले थे, तो आगे देखते हैं इम्पल्स में उसका यूज कर लेंगे, इसका यूज कर लेंगे। पहले हम लोग सेकेंड लॉ, फोर्स का एसआई यूनिट क्या होगा पहले जानते हो आप लोग? एसआई यूनिट ऑफ फोर्स न्यूटन। ये एब्सोल्यूट यूनिट कहलाता है। कभी कभी न्यूमेरिकल्स में ग्रेविटेशनल यूनिट का भी जरूरत पड़ेगा। ग्रेविटेशनल यूनिट क्या हो जाएगा? 1 kg वेट भी कहते हो, या 1 kg फोर्स भी, 1 kgf, 1 kg वेट, ये ग्रेविटेशनल यूनिट हुआ। क्यों? क्योंकि F इक्वल टू m में लिखते हो तो वह इनर्शियल मास होता है, और F इक्वल टू mg लिखते हो तो ग्रेविटेशनल मास होता है। छोटा छोटा बात पर ध्यान देना है। F इक्वल टू m में दिस मास इज कॉल्ड इनर्शियल मास, और F इक्वल टू mg दिस मास इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल मास। तो ग्रेविटेशनल यूनिट क्या हुआ? 1 kg। g का वैल्यू क्या हो जाएगा? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये हो गया 9.8 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका भी ऐसा यूनिट क्या होगा? न्यूटन का मतलब kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये इसका मतलब हुआ 9.8 न्यूटन। इसका मतलब 1 kgf इजकल टू 9.8 न्यूटन। न्यूमेरिकल्स में यूज करेंगे। हम लोग शॉर्ट नोट्स खाली पढ़ रहे हैं। अब थर्ड लॉ का बात करते हैं, तब इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल्स हम लोग पढ़ेंगे। थर्ड लॉ, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ये सबको याद है।
एक्शन यहाँ दिखा रहे, ये बॉल है, ये ए है, ये ए बी पर फोर्स लगाया, ये बी है, ए बी पर फोर्स लगाया, क्या बोलोगे? फोर्स ऑन बी, किसके द्वारा? ड्यू टू ए। बी इस पर, ये ए इस पर एक्शन लगाया तो बी इस पर रिएक्शन का फोर्स लगाया, क्या? फोर्स ऑन ए, किसके द्वारा? बी के द्वारा। फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए, फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी, एक्शन इजकल टू रिएक्शन, एफ ए इजकल टू इक्वल इन मैग्नीट्यूड है, ये इक्वल इन मैग्नीट्यूड है, ये करेक्ट है। हम हाँ वेक्टर दे देते, ये वेक्टर दे देंगे तो ये गलत हो जाएगा, तब क्या देना होगा? वेक्टर दिए तो इक्वल एंड अपोजिट, अपोजिट का मतलब माइनस दे दिए। नेट फोर्स क्या हो गया? एफ ए एफ बी इजकल टू 0 हो गया। अब इसका यूज हम लोग बहुत करेंगे, बहुत ज्यादा यूज इसका करते हैं। तो दूसरा, जैसे इस छोटा छोटा पहले बात करते हैं। देखो तो इस पर एक बेड को रखे, एम को रखे, ये इस पर बेट हुआ एम जी, ये एक्शन इस पर लगाया तो इसके कारण सरफेस इस पर, ये हॉरिजॉन्टल सरफेस पर एक ब्लॉक रखे जिसका मास एम था, नीचे बेट हो गया, ऊपर इसका रिएक्शन कर देते हैं तो आर इजकल टू क्या हो जाएगा? एम जी। एग्जाम आर इजकल टू एम जी। छोटा फिर से जैसे देखो, मान लेते हैं यहाँ 2 kg है तो ये हो गया एम जी इजिकल टू 2 × जी, सो 20 न्यूटन हो गया। तो रिएक्शन भी कितना हो जाएगा? 20 न्यूटन, 20 न्यूटन रिएक्शन भी हो गया। एक्शन के बदले रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन है, नॉर्मल रिएक्शन। तुम्हारा मन है एन भी ले सकते थे, आर भी ले सकते थे, एन भी ले सकते हो, आर भी ले सकते हो, जो आसान लगे, जो आदत बनाओ सो लोगे। ये हो गया। अब इसका यूज पहले करते हैं। जैसे इसी का मान लेते हैं, एक रस्सी ले लिए, रस्सी, इसमें ये लोड दे रहे हैं, एम लटका दिए, तो बताओ ये बेड क्या हो जाएगा? एम जी। अब ये रस्सी में एम जी लोड हो गया तो इसके उसके ऊपर क्या हो गया? टेंशन, क्योंकि ये रस्सी में टेंशन पैदा हो गया तो टेंशन इजकल टू यहाँ पर क्या होगा? एम जी। टेंशन क्या है? टाइप ऑफ ए फोर्स है। टेंशन क्या है? दैट इज ए फोर्स है, ये फोर्स ही है। तो टी इजकल टू क्या हो गया? एम जी हो गया। हम लोग इस पर अच्छा अच्छा न्यूमेरिकल्स करेंगे एसी वर्मा से, अभी खाली फार्मूला को रिव्यू कर रहे हैं, शॉर्ट नोट्स देख रहे हैं हर टॉपिक का, हर फार्मूला का। अब जैसा देखो तो मोशन ऑफ कनेक्टेड बॉडी का थोड़ा सा बात करते हैं। मोशन ऑफ कनेक्टेड बॉडीज, बताओ सबसे पहले हम एक बॉडी को समझने के लिए एक ब्लॉक लेते हैं। इस ब्लॉक में हम 2 kg लिए, इसमें फोर्स लगाए 12 न्यूटन का, ये क्या होगा? ये 12 न्यूटन के तरफ एक्सेलरेट हो गया। क्यों? क्योंकि वेट बैलेंस हो चुका है, mg और r एक दूसरे को बैलेंस कर चुका है। तो जो फोर्स लगाए 12 न्यूटन, इसके कारण इसमें एक्सेलरेशन आ गया। तो कौन सा फार्मूला यूज करेंगे? F इजकल टू m में m का वैल्यू 2, a निकालना है, f का वैल्यू 12, सो a इजकल टू 12/2 कितना हो गया? 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हुआ। अब इसी ब्लॉक में, इसी में हम सेम क्वेश्चन है और इसमें एक रस्सी से अटैच कर दिए, कनेक्टेड कर दिए, 1 kg दे दिए। अब इस 2 kg और 1 kg के बीच एक रस्सी से बंधा हुआ है जो वेटलेस है, तो इसमें टेंशन, कांटेक्ट फोर्स इसको कह सकते हो। फाइंड द कांटेक्ट फोर्स, फाइंड द कांटेक्ट फोर्स। मान लो कि ये टेंशन T है, ये T निकालना है आप लोग को। मेथड वही है जो अभी बनाए, ये फाइंड द T, फाइंड टेंशन, फाइंड द टेंशन और फोर्स बिटवीन 2 ब्लॉक्स, फोर्स बिटवीन 2 ब्लॉक्स। बताओ कितना होगा? फोर्स इजकल टू, ये साथ साथ चलेगा। पहले देखो एकदम सिंपल से 12 न्यूटन का लगाए, दोनों साथ साथ चलेगा, तो साथ साथ चलेगा। फार्मूला तो F इजकल टू m में जानवे करते हैं, F इजकल टू 12 है, मास कितना है? 2 kg और 1 kg,
2 kg प्लस 1 kg 3 kg हो गया, डायरेक्ट लिख देना इंटू ए। सो ए इज इक्वल टू 3 4 जा 12, ये हो गया। अब हम पूछे थे टेंशन निकालो, तो बताओ ये पीछे वाला को खींचेगा, ये टेंशन किसको खींचेगा? देखो यहाँ पर समझो, ये इसको खींच रहा है, साथ साथ जा रहा है। ए हम लोग निकाले हैं 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो बताओ टी, ये 1 kg है, ये टी है, तो टी टाइप ऑफ ए फोर्स है, तो टी इज इक्वल टू क्या हो गया? एम इंटू ए। टी इज इक्वल टू एम इंटू ए। क्या वैल्यू पुटअप कर देंगे? यहाँ लिखते हैं, एम के जगह पर कितना है 1, ए के जगह पर कितना है 4, सो टी इज इक्वल टू 4 न्यूटन। नहीं समझे हो? फिर से एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, थोड़ा समझो। फिर से एक एग्जाम्पल दे रहे हैं दूसरा। 3 ब्लॉक को कनेक्टेड करते हैं। देखो 1 kg, 2 kg, 3 kg, ये लगाए, ये 1 kg, ऑल आर कनेक्टेड है। तो फाइंड द फोर्स बिटवीन दीज ब्लॉक्स। बताओ यहाँ पर हम फोर्स लगा दिए 24 न्यूटन, क्या होगा? ये अप्लाइड फोर्स है, क्या होगा? सबसे पहले ये क्वेश्चन दिया हुआ है T1 T2 निकालो। फाइंड द कॉन्टेक्ट फोर्स बिटवीन द ब्लॉक्स। फाइंड द कॉन्टेक्ट फोर्स बिटवीन द ब्लॉक्स, या क्या बोले T1 इज इक्वल टू व्हाट, T2 इज इक्वल टू व्हाट, ये निकालना है आपको। T1 निकालना है, T2 बनाने का मेथड सबसे आसान समझो। तीनों साथ साथ चलेगा क्योंकि ये रस्सी से बंधा हुआ है, तो साथ साथ चलेगा। तो सबसे पहले फोर्स का फार्मूला सब लोग जानते हो, F इजकल टू एम ए। तो F के जगह पर कितना है 24 है, और M के जगह पर 1 kg 2 kg 3 kg, 3 2 5 प्लस 1 6 हो गया। सो A इजकल टू 6 4 जा 24, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आया। बताओ T1 किसको खींच रहा है? 1 kg को। तो T1 इजकल टू, फिर से निकालो, T1 किसको खींच रहा है? 1 kg को। यहाँ देखो T1 1 kg को, तो T1 इजकल टू एम इंटू ए। T1 1 kg को खींचा, 1 दे दिए, ए कितना था 4 था, 4 न्यूटन हो गया। T2 निकालो, T2 किसको खींच रहा है? T2 दोनों को खींच रहा है, T2 इसको दोनों को खींच रहा है। सिंपल, या सेकेंड मेथड T2 माइनस T1 करके बना सकते हैं। पहले एकदम सिंपल, T2 दोनों को खींच रहा है, पहले मास इंटू एक्सेलरेशन जानते हैं, ये 2 kg और ये 1 kg, इंटू ए का वैल्यू अभी निकाले 4, 12 न्यूटन हो गया। T2 12 न्यूटन हो गया। इस तरह से हम लोग ढेर सारा न्यूमेरिकल HC वर्मा का एक करके बनाएंगे। इसलिए अभी हम लोग कहे थ्योरी पढ़ते हैं, सब फार्मूला यूजफुल टर्म्स जान लेते हैं। अब थोड़ा सा इम्पल्स क्या है? तो ये चेंज इन मोमेंटम का नाम है। चेंज इन मोमेंटम इज कॉल्ड फोर्स। चेंज इन मोमेंटम का सिंबल क्या ले लेना? डेल्टा पी ले लेना। चेंज इन मोमेंटम इज कॉल्ड इम्पल्स कहते हैं। बताओ चेंज इन मोमेंटम कैसे लिखेंगे? फाइनल मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी माइनस इनिशियल मोमेंटम। ये m कॉमन ले लिए तो v माइनस यू हो गया। बताओ v इजकल टू, सब लोग रटते हो, v इजकल टू यू प्लस ए टी, v माइनस यू इजकल टू ए टी हो गया। तो इम्पल्स चेंज इन मोमेंटम है, मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है, तो इम्पल्स भी वेक्टर क्वांटिटी है, याद रखोगे। तो यहाँ पर क्या हो गया? m v माइनस यू इजकल टू ए टी। अब बताओ एम ए को क्या कहेंगे? फोर्स इंटू टी। सो इम्पल्स इजकल टू फोर्स इंटू टाइम। हम यहाँ लिख सकते थे चेंज इन मोमेंटम इज कॉल्ड इम्पल्स। तुम्हें में से कोई कहता इम्पल्स इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम, दोनों एक ही चीज है, फोर्स और टाइम के प्रोडक्ट को इम्पल्स कहते हैं। इम्पल्स का सिंबल आई से लिए हैं, ये वेक्टर क्वांटिटी है, इम्पल्स वेक्टर क्वांटिटी है। ऐसा यूनिट जो पहले लिखे थे केजी मीटर पर सेकेंड या न्यूटन सेकेंड, और क्या बोले केजी, चेंज इन मोमेंटम का केजी मीटर पर सेकेंड, दोनों हो गया। इस पर थोड़ा कैलकुलस में यूज करना सीखते हैं।
तो न्यूटन सेकेंड लॉ बताओ, न्यूटन सेकेंड लॉ से का बात कर रहे हैं। सेकेंड लॉ क्या बताए? एफ इजकल टू चेंज इन मोमेंटम, एफ इजकल टू रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। बताओ, चेंज इन मोमेंटम इजकल टू एफ डी टी, यही तो फॉर्मूला हुआ। चेंज इन मोमेंटम इज कॉल्ड इम्पल्स, चेंज इन मोमेंटम इज कॉल्ड इम्पल्स। अब यदि वेरिएबल फोर्स रहेगा तो हम इसके मदद से बनाएंगे न्यूमेरिकल्स। अब फोर्स वेरिएबल समझते हो, जैसे हम यहाँ दे दिए, देखो ये फोर्स दिए और ये टाइम दिए। मान लो कि ये 10 सेकेंड है और इम्पल्स फोर्स हम 0 से शुरू किए और बदलते चले गए। कहाँ तक गए? जब गए तो मान लो कि 20 न्यूटन लगाए। देख लो, जब टाइम 0 था तो फोर्स 0 था, जब टाइम 10 सेकेंड हुआ तो 20 न्यूटन मान लो हो गया। ये वेरिएबल है। क्या करेंगे, क्या कैसे बनाएंगे? तो ये विदाउट कैलकुलस भी बन जाएगा। डीपी का इंटीग्रेशन आप लोग को बताए थे, तो इंटीग्रेशन करते हैं एफ इंटू डी टी। ये इंटीग्रेशन बहुत dp इजकल टू एफ डी टी, इसको हम लोग 2 या 3 अलग अलग मेथड से डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ कॉन्सेंट्रेट करना, समझना। जैसे हम दिए कि ये फोर्स वेरिएबल है, लेकिन ये वेरिएबल है तो बताओ ये ट्रायंगल जैसा हो गया, तो कैसे यहाँ मोमेंटम निकालेंगे? तो इनिशियल मोमेंटम यहाँ 0 हो जाएगा। तो इनिशियल मोमेंटम 0 हो गया तो हम पहला क्या करेंगे? एरिया ऑफ एफ टी ग्राफ का एरिया क्या दे देगा? चेंज इन मोमेंटम, मतलब इम्पल्स दे दिया। तो कैसे निकालेंगे इसके मदद से? इम्पल्स इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ बेस इनटू हाइट। कटा देंगे, क्या हो जाएगा? 100 न्यूटन सेकेंड। एक मेथड ये हुआ। दूसरा भी इसका एक एग्जाम्पल और देंगे आगे। पहले ये देखते हैं। ये देखो, कैलकुलस में जब दिए तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो dx का इंटीग्रेशन x होता है, dt का t होता है, x dx का क्या होगा? तो 1 और 1 2/2। ये मैथ्स का रूल है। जैसे t dt का क्या होगा बोलोगे? 1 और 1 2/2। ये मैथ्स का यूज करते हैं। तो इंटीग्रेशन बोथ साइड्स विथ प्रॉपर लिमिट। तो हम इसमें इसको समझाने के लिए एक इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल देते हैं। फाइंड द डिफरेंस इन मोमेंटम इज कॉल्ड इम्पल्स। फाइंड द इम्पल्स इफ एफ इज इक्वल टू 2t-1 न्यूटन। ये वेरिएबल फोर्स हो गया। t इजकल टू 1 देंगे तो अलग आएगा, t इजकल टू 2 देंगे तो अलग आएगा। ये इस कैलकुलस से बनेगा। जैसे dp f का वैल्यू पुट अप कर दिए इनटू dt हो गया। अब इसमें ये देखो f का वैल्यू रख दिए 2t-1। फाइंड द चेंज इन मोमेंटम फ्रॉम 0 से 2 सेकेंड के लिए कहे सोल्व करो। तो क्या दे देंगे? यहाँ 0 इनिशियल मोमेंटम मान लेते हैं कि 0 है या p1 है, ये फाइनल p2 है। तो ये यहाँ पर 0 से 2 सेकेंड यहाँ रख देंगे। 2 सेकेंड मैथ्स बनाते हैं। क्या हो जाएगा? dp का इंटीग्रेशन हो गया p, लोअर वैल्यू p1, अपर वैल्यू p2। यहाँ हो गया 2, यहाँ 1 है तो 1 1 2/2 dt का इंटीग्रेशन t, ये लोअर वैल्यू 0, अपर वैल्यू 2, 2 कट गया। क्या करेंगे? ये अपर माइनस लोअर, मैथ्स का रूल, अपर माइनस लोअर। यहाँ भी t के जगह पर क्या हो गया? 2, t के जगह पर अपर माइनस लोअर, फिर t के जगह पर 2 माइनस 0, अपर माइनस लोअर। ये नई वैल्यू रखे, ये हो गया 4, ये हो गया 2। सो दिस इज 2। चेंज इन मोमेंटम इज कॉल्ड इम्पल्स। इसी को हम लोग इम्पल्स कहते हैं। चेंज इन मोमेंटम इज कॉल्ड इम्पल्स। इम्पल्स इज इक्वल टू 2 न्यूटन
सेकेंड SI यूनिट हो गया। अब इस तरह से हम लोग ढेर सारा इस पर एग्जाम्पल देंगे आगे। अब थोड़ा सा हम लोग कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम पढ़ लेते हैं। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो क्या होता है कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम? इन द अब्सेंस ऑफ द फोर्स, पहले स्टेटमेंट देखो लिख लेते हैं। इन द अब्सेंस ऑफ द फोर्स, फोर्स ना रहे, एक्सटर्नल फोर्स ना रहे, इन द अब्सेंस ऑफ द फोर्स, मोमेंटम ऑफ एनी सिस्टम, momentum of any system, any body, momentum of any system remains constant। ये constant होता है in the absence of force। तो फ्रॉम न्यूटन सेकेंड लॉ से शुरू करते हैं। फ्रॉम न्यूटन सेकेंड लॉ, सेकेंड लॉ क्या होता है? सेकेंड लॉ रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो F 0 है, F क्या है? अब्सेंट है, अब्सेंट का मतलब F 0। सो dp बाई dt इज इक्वल टू 0। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन dp इज इक्वल टू 0। इंटीग्रेशन बोथ साइड्स कर दिए, इंटीग्रेशन बोथ साइड्स क्या हो जाएगा? dp का इंटीग्रेशन, 0 का इंटीग्रेशन, dp का हो गया p और 0 का हो गया a कांस्टेंट। बताओ P इजकल टू क्या हो जाएगा? mv इजकल टू कांस्टेंट, पहले का मोमेंटम इजकल टू बाद का मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम बहुत यूज करेंगे रोटेशन मोशन में, इम्पोर्टेंट बन जाएगा ये मेथड। कैलकुलस मेथड से आप लोगों को करना है। ये हो गया। अब हम लोग थोड़ा सा स्प्रिंग के बारे में पढ़ लेते हैं। स्प्रिंग, तो स्प्रिंग क्या होगा? तो स्प्रिंग जैसे हम एक स्प्रिंग लेते हैं और इस पर फोर्स लगाते हैं, स्प्रिंग कांस्टेंट का सिंबल के रखते हैं, इसको यहाँ से हम खींचते हैं, खींच कर यहाँ ला दिए, F अप्लाइड फोर्स। तो बताओ ये अप्लाइड फोर्स हटाएंगे तो स्प्रिंग मान लो पहले यहाँ तक था, इतना हम खींचे, इतना इलोंगेशन किए, तो ज़्यादा फोर्स तो ज़्यादा इलोंगेशन। तो बताओ हम खींच रहे इधर, इसमें इसके अगेंस्ट एक फोर्स रीस्टोर हो रहा है, जो जिसका नाम हम लोग रीस्टोरिंग फोर्स रखेंगे, रीस्टोरिंग फोर्स। तो क्या होगा? फ्रॉम एक्सपेरिमेंट रीस्टोरिंग फोर्स, दिस रीस्टोरिंग फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलोंगेशन का, ज़्यादा फोर्स तो ज़्यादा इलोंगेशन, F इजकल टू माइनस kx, प्रोपोर्शनल लगा दिए के माइनस के का नाम हो गया प्रोपोर्शनल कांस्टेंट, वेयर के इज कॉल्ड अ स्प्रिंग कांस्टेंट। यह स्प्रिंग कांस्टेंट हो गया, इसी का दूसरा नाम है फोर्स कांस्टेंट। इस पर न्यूमेरिकल्स हम लोग बनाएंगे। पहला फार्मूला हो गया। इसका सीरीज भी होता है, पैरेलल भी होता है। तो थोड़ा सीरीज और पैरेलल का बात कर लो। सीरीज और पैरेलल, तो इन सीरीज थोड़ा सा बस, इन सीरीज, ये सीरीज हम लोग पढ़ते हैं। तो देख लो, दो स्प्रिंग लेते हैं इंड टू इंड, ये एक स्प्रिंग ले लिए, स्प्रिंग कांस्टेंट K1, फोर्स कांस्टेंट भी इसको कहते हैं, स्प्रिंग कांस्टेंट भी कहते हैं। दूसरा स्प्रिंग यहाँ से जोड़ दिए, ये हुआ K2 और इस पर फोर्स लगाए, खींचे, ये हो गया सीरीज में। दूसरा इसी को इस तरह से भी खींच सकते थे, ये हो गया K1, ये हो गया K2, इसमें हम खींचने के जगह पर लोड लगा दिए। तो मान लो पहले यहाँ तक था, इसको हम लोग खींच दिए यहाँ से यहाँ तक, पहले यहाँ तक था, अब इसको यहाँ से यहाँ तक खींच दिए, खींचे, तो इलोंगेशन x हुआ। तो इलोंगेशन इसमें x हुआ, तो इसमें x1, इसमें x2, दोनों सीरीज में है। तो लेट x इज द टोटल इलोंगेशन, तो x का कुछ हिस्सा इसमें मान लेते हैं x1 और दूसरा में मान लेते हैं x2 हुआ। तो F इजकल टू अभी अभी फार्मूला लिखे थे kx। तो बताओ x इजकल टू क्या होगा? दोनों के बदले F बाई, दोनों स्प्रिंग के बदले इक्विवेलेंट कांस्टेंट k ले लेते हैं। x1 इसमें है, F बाई K1, x2 इसमें है, F बाई K2, सब कट गया। ये सीरीज का फार्मूला हो गया, सीरीज का, ये सीरीज में हो गया, ये सीरीज में। एक दूसरा पैरेलल करते हैं,
पैरेलल में अब करते हैं, इसका बहुत यूज करेंगे हम लोग न्यूमेरिकल्स में। इन पैरेलल करते हैं, तो पैरेलल देख लो, इस तरह से भी कर सकते हैं। एक स्प्रिंग दूसरा स्प्रिंग, मान लो ये K1 है, ये K2 है, ये ब्लॉक दे दिए, इसको खींच कर हम यहाँ पर ले आए, ये खींच लिए। कितना खींचे? X खींचे, तो X खींचे तो टोटल क्या हो गया? बताओ, यहाँ पर जब खींचे टोटल तो कितना इलोंगेशन हुआ? तो बताओ, X खींचे तो क्या होगा? इसमें फोर्स मान लेते हैं, टोटल फोर्स F था, पहला वाला में हम F1 फोर्स लगाए, दूसरा में F2 लगाए। F इजकल टू दोनों के बदले KX, F1 मान लेते हैं K1 में है तो माइनस K1X, इलोंगेशन सेम होगा, प्लस माइनस माइनस K2X। इसमें फार्मूला हो गया K1 प्लस K2। ये पैरेलल के लिए यूज करेंगे और सीरीज के लिए बना चुके हैं। यहाँ हो गया। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसका टोटल HC वर्मा का एक करके न्यूमेरिकल्स बनाते हैं। जैसे एक न्यूमेरिकल्स दे रहे हैं, फाइंड द एनर्जी का सिंबल U लेते हैं छोटा, F प्रोपोर्शनल टू X का देखो ग्राफ क्या हो गया, ये F है और ये X है, तो F प्रोपोर्शनल टू X, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ये हो गया, ये F प्रोपोर्शनल टू X हो गया। तो फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी इन अ स्प्रिंग। बहुत मेथड बताएंगे, पहले इस मेथड से देखते। बताओ, ये एरिया निकाल देंगे, एरिया ऑफ FX ग्राफ क्या दे देगा? FX ग्राफ का एरिया वर्क देगा, वर्क डन। तो वर्क इज इक्वल टू एरिया ऑफ दिस, तो एरिया हो गया हाफ, बेस हो गया X, हाइट हो गया F, ये हाइट हो गया। अब हाफ X और F के जगह पर मैग्नीट्यूड, F इजकल टू मैग्नीट्यूड ले लिए KX, तो यहाँ रख दिए KX, ये हो गया हाफ KX स्क्वायर। वर्क डन ही पोटेंशियल एनर्जी कहलाया, वर्क डन ही क्या कहलाया? पोटेंशियल एनर्जी। ये फार्मूला हो गया। इस तरह से इस पर ढेर सारा यूजफुल हम लोग न्यूमेरिकल्स बनाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक करके HC वर्मा का न्यूमेरिकल्स बनाएंगे। हम लोग मिलते हैं इसके बाद वाला वीडियो।